I would like to welcome all the 11th class student in the family of our channel Maths Made Easy by Ritu Singh. I know I kept you waiting for a very long time and I'm really very sorry for it. So बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से सिलेबस स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का एंड द चैप्टर 1 इज सेट्स. जैसे कि आपको पता है CBSE हैज रिड्यूस योर सिलेबस ऑल्सो बाय 25 to 30%. तो हम लोग जैसे कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसके डिलीटेड पोर्शन तभी के तभी डिस्कस कर लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो 11th क्लास में बेटा आप लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हो सकता है उसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स आपके लिए न्यू हो और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो 10th क्लास से ही आगे बढ़ाए गए हैं. बट मैक्सिमम चैप्टर ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट सारे के सारे नए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास को भी देखते हो. तो चैप्टर नंबर 1 इज सेट्स. सेट्स चैप्टर आपका आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बेस की तरह आपका वर्क करेगा और इसीलिए ही फर्स्ट चैप्टर दिया गया है. इट इज ऑल्सो यूज इन चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन. इट विल बी यूज इन PNC, प्रोबेबिलिटी एंड मेनी मोर कंसेप्ट्स ऑफ 12th क्लास ऑल्सो. तो ध्यान से इसको समझिएगा. मैं नाम लिख दिया यहाँ पे सेट्स आपका चैप्टर है. तो सबसे पहले बात समझने की ये है कि व्हाट आर सेट्स. What is a set? Set is a collection of well-defined objects. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. क्या थी? सेट इज अ कलेक्शन. कलेक्शन मतलब कि आपने कुछ भी गए और कुछ एक ग्रुप सा उठा लिया. सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो मेरे पास एक वर्ड नया आ रहा है यहाँ पे. कलेक्शन आई नो बट वेल डिफाइंड वर्ड इसमें समझना बहुत जरूरी है. जब भी हम सेट की बात करते हैं तो ये वेल डिफाइंड वर्ड जरूर उसके साथ जोड़ता है क्योंकि वही उसको एक अलग बना रहा है बाकी सारी चीजों से. आई कैन से दिस इज अ ग्रुप. आई कैन से सेट इज अ ग्रुप. क्यों नहीं मैं बोल देती कि सेट एक ग्रुप है. बस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जगह मैंने उसको कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्यों बोला गया. क्योंकि जब मैं बात करती हूँ वेल डिफाइंड की उससे मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर रूल से बंधी हुई है. यानी कि अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, इफ आई टेक अ कलेक्शन ऑफ ऑल पेंसिल्स और इफ आई टेक अ कलेक्शन ऑफ ऑल माई इरेजर, ऑल माई शार्पनर्स, तो वो पेंसिल्स है मुझे पता है. अगर मेरे पास कोई और मेंबर आया तो क्या मैं क्या डिसाइड कर सकती हूँ कि वो उस सेट में लाई करेगा या नहीं, वो उस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा. अगर पहले से ही कलेक्शन पेंसिल्स का है और अगर आप एक इरेजर उसके पास लाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इसमें इरेजर डालूं या नहीं डालूं, तो मेरे को पता है कि सेट में पेंसिल है तो मैं उसमें इरेजर पुट नहीं करूँ. बट एक अगर हॉच-पॉच सिचुएशन का एक ग्रुप है जिसमें सारी मिसलेनियस आपके पास चीजें हैं, उसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, आपका स्केल, सारी चीजें हैं, तो उसमें तो कोई भी चीज आएगी हम उसमें पुट कर सकते हैं. तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि एक रूल है जो ये आपको बता रहा है कि कोई और ऑब्जेक्ट अगर आई तो वो उसमें लाई करेगी या नहीं करेगी. रूल का क्या मतलब हुआ. एक कंसेप्ट और हम वेल डिफाइंड से समझते हैं कि आज में कोई चीज एक किसी सेट के बारे में मैंने किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात आती है n. तो अगर मैं ये पूछूंगी कि 3 बिलोंग करता है या नहीं, तो मैं सबसे पूछूंगी तो एवरीबडी दे आर श्योर कि 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में. मैं पूछूंगी -2 बिलोंग करता है कि नहीं नेचुरल नंबर में, तो सबके सब मुझे एक ही आंसर देंगे कि -2 बिलोंग नहीं करता. सो आई एम श्योर दैट 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में एंड -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ये जो बिलोंग का सिंबल है ये भी अभी आएगा बट आई एम यूजिंग इट. दिस इज अ सिंबल. एप्सिलॉन भी इसको यूज करते हैं और इसको बिलोंग यूज करेंगे इस चैप्टर के लिए. सो अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एंड यू आर वेरी मच डैम श्योर कि ये चीज इस सेट में बिलोंग नहीं करेगी और यही आंसर पूरी क्लास का अगर रहेगा, तब हम ये बोलते हैं माई सेट इज वेल डिफाइंड. सो अ ग्रुप विद अ कंडीशन, a group with a well definedness is known as set. तो सेट में एक ग्रुप कैसे एक सेट से डिफर करता है वो उस कंडीशन से
बांध के रखती है। एक और चीज हम बोल सकते हैं सेट के बारे में कि अगर कोई ऐसा देखो डिफाइंडनेस के साथ वेल डिफाइंडनेस भी जुड़ा है। कैसे? अगर मैं किसी से भी ऐसा क्वेश्चन करती हूँ कि क्लास में इफ आई आस्क समवन दैट हु इज द इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, हु इज द इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सो द वर्ड इंटेलिजेंट एक्चुअली इसका कोई भी मुझे आंसर देगा ना तो हो सकता है कि सब लोग मुझे सेम आंसर ना दे। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड का मतलब इंटेलिजेंट होना इज नॉट वेल डिफाइंड। सबके लिए इंटेलिजेंट वर्ड का मतलब अलग अलग है, सबके लिए ब्यूटीफुल होने का मतलब अलग अलग है, सबके लिए स्मार्ट होने का मतलब अलग अलग है। तो अगर मैं इस तरीके की क्वेश्चन किसी से करती हूँ तो सबका मेरे पास अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर आएगा। किसी को लगेगा कि इंटेलिजेंट होने का मतलब ऑलराउंडर होता है, किसी को लगेगा सिर्फ मार्क्स लाना ही भी इंटेलिजेंट है, किसी को लगेगा जो स्पोर्ट्स का कोई कैप्टन है वो इंटेलिजेंट है या वो स्मार्ट है। इस तरीके की चीजें वेल डिफाइंडनेस के अंदर नहीं आती। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक या कोई ऐसी चीज जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आज में भी आंसर वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। और अगर क्लास के सब बच्चों से पूछा जाए तब भी आंसर वही रहेगा। तो वेल डिफाइंडनेस का मतलब हुआ कि इफ आई आस्क समथिंग वेदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस और नॉट, आर यू एबल टू आंसर इट। सो सबका से यस और नो होना चाहिए बट सबका सेम आंसर होना चाहिए। कोई यस और कोई नो बोलेगा दैट मीन्स माई दिस डिफाइंडनेस इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। तो सेट में सबसे पहले हम ये वेल डिफाइंडनेस वर्ड सबसे पहले जोड़ देते हैं कि सेट जो आगे हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें हमें पता है, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि किस तरीके के एलिमेंट्स हैं। इफ आई राइट अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are natural number and line between 4 and 8 between, इस तरीके से। तो सबका आंसर 4 और 8 के बीच में रहने वाले नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली 5, 6 और 7। सो ये चीज इसको हम बोला जाता है दिस इज अ सेट। दिस क्वालिफाई दिस होल सिचुएशन जो मैंने बताई है, दिस क्वालिफाइज एज अ सेट एंड आई कैन टेक दिस एज सेट ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है कि सेट और एक सिंपल कलेक्शन में, सेट और एक सिंपल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। अब आता है कि इनको डिनोट कैसे करते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। सेट को कैपिटल्स में डिनोट किया जाता है। अगर आप कोई भी सेट के बारे में पढ़ रहे हैं so there always be a capital letter, let capital A is the set, let capital B, and उसके एलिमेंट्स बता रहे हैं those will be small elements, उसके एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल में बताए जाते हैं। then there are braces, मिडल ब्रेसेस इसमें यूज कर रहे हैं। मिडल ब्रैकेट्स जो है कर्ली ब्रैकेट्स इनको बोला जाता है। These curly brackets are for denoting a set। और कोई ना इस तरीके की चीजें यूज होंगी और ना इस तरीके की चीजें यूज होंगी। So curly brackets को हम यूज करेंगे। तो कोई भी एग्जांपल हम बोलना चाहते हैं, we will write A is so this is my set A which is having 3 elements. This is my one more set B. It is having 4 elements. याद रहे that the element must be distinct। अगर कहीं पे भी इस तरीके से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, डबल हो रहे हैं या वो 2 से ज्यादा भी हो रहे हैं, तब भी हम इसी सेट को इसी तरीके से लिखते हैं। सेट में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये दोनों के इसको इसी के तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, द बोथ आर इक्विवेलेंट। एनी अदर वी कैन टेक एज नंबर
एग्जाम्पल्स, मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स ऑफ अ सेट। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, और ये हम लोग छोटी क्लास में, जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3। इट इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज अगर कोई भी एलिमेंट आता है, वी नो वेदर इट बिलोंग्स टू दिस सेट और नॉट। सेकेंड इज होल नंबर। होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W and it starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Then third is the set of integers. Set of integers में we have the positive numbers, negative numbers as well as 0. ये भी एक सेट की तरह वर्क कर रहा है, और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z से या I से। सेट नंबर 4 इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये भी आप लोग 8th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर में ऑल द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0, they are considered to be rational number. कोई भी रैशनल नंबर आएगा, आप बता सकते हैं कि हाँ ये इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता। कौन सा नंबर इरेशनल है, इरेशनल नंबर इसमें बिलोंग नहीं करेगा। सो इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ साथ हमको मैथमेटिकल एग्जांपल्स ऑफ अ सेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही आगे यूज होगी। नाउ लेट्स डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी सेट को किस तरीके से दिखाया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। उसके लिए देयर आर 2 ways। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। वो तो ये है कि 2 तरीके से हम चीजों को दिखा सकते हैं, जिसमें रोस्टर फॉर्म में होता है कि अगर मैं अपने एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली उनमें लिखूं, लेट अस कंसीडर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। क्लास में बैठे सभी बच्चे, इसको एक सेट माना जाएगा, क्योंकि देयर इज अ कंडीशन, वो किसी पर्टिकुलर क्लास 11th साइंस या 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। अब उस क्लास में अब जितने भी बच्चे हैं, मुझे उस क्लास को, मुझे उस सेट को लिख के दिखाना है कॉपी में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दिस एज A, लेट A बी द सेट, ब्रैकेट्स भी बना देंगे, and then I have to write all the name of the students, all the name. Explicitly का मतलब है you have to write every element, and that element must be shown or it should be present in the set. इस तरीके से जब भी मैं बोलती हूँ V is the set having the elements A, B, C, this is the roster form, because 3 ही elements थे और 3 ही elements मैंने यहाँ पे शो कर। When I say C is set of natural numbers, so I will write 1, 2, 3. ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, so we will put dot 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 like this. ये natural numbers का सेट है। तो जब भी हम अपने एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली अपने सेट, अपने ब्रैकेट्स में लिखते हैं, that is known as the roster form of writing a set. तो दूसरे फॉर्म की क्या जरूरत पड़ी, सेट बिल्डर फॉर्म की क्या जरूरत है। सेट बिल्डर कहता है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स तुम लिखोगे, how many elements you can write. जब एक लिमिट से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, then it will be very clumsy to write all the elements of the set. उस टाइम पे what we'll do, हमें ऐसी फॉर्म अपनानी पड़ेगी which is easier to write. और जब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो मुझे सारे 30 के 30 स्टूडेंट्स को मैं नहीं लिख सकती। जब भी मैं इस सेट के बारे में रेफर करूंगी, that I have to write all the elements, I have to write all the names of the students. That's not possible and that's not feasible. तो secondly क्या कहते हैं, set builder form क्या कहती है, that okay, you write A and you write all the brackets. But जरूर ये जो एलिमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं रोस्टर फॉर्म में, because it is a set, जरूर ये वो कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, वो एक कंडीशन जिसकी वजह से ये सेट कहला रहा है, उस कंडीशन को मैं लिख देता हूँ, और मुझे सारे एलिमेंट्स पुट अप करने भी नहीं पड़ेंगे, और सब एलिमेंट्स के नाम का मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ। आई विल एज्यूम x. सो x इज अ वेरिएबल एंड x इज इंडिकेटिंग ऑल द एलिमेंट्स। मैं 11 साइंस के सारे बच्चों का एक सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ। सो आई विल नॉट राइट ऑल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, आई विल राइट x. दिस x इज अ स्टूडेंट, ये कोई एक स्टूडेंट है x, और इससे आगे मैं इसकी कंडीशन लिख दूंगी, x इज अ स्टूडेंट ऑफ 11 साइंस। तब भी बात वही है,
तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से, इसमें एलिमेंट सारे लिखे, इसमें वो वाली कंडीशन लिख रहे हैं। नेचुरल नंबर लिखना है, मैं सारे नेचुरल नंबर क्यों लिखूं? आई विल राइट, सबसे पहले बी है, अगर बी की सेट बिल्डर फॉर्म लिखना पड़ेगा तो क्या लिख देंगे? बी, यू टेक अ जर्नल एक्स, एक्स इज फर्स्ट थ्री लिख सकते हैं, फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस तरीके से कि इंग्लिश लेटर्स जो हैं उनके फर्स्ट थ्री, एक और चीज यूज कर सकते हैं, फर्स्ट थ्री स्मॉल। इसको पढ़ने पे सीधा ही ये रेफरेंस आना चाहिए। अगर स्मॉल नहीं लगाती तो कैपिटल से बी सी बी एलिमेंट्स को फिर मुझे एज्यूम करना पड़ता है। बट फर्स्ट थ्री स्मॉल अल्फाबेट्स क्या हुए इंग्लिश के? दैट विल बी स्मॉल ए बी सी। लाइक दिस सी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूं? लेट अस सी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स। एक्स उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट एक्स is a natural number. Is it? X is a natural. आगे पढ़ेंगे कि इसको भी थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा सकता है। इतनी लैंग्वेज क्यों लिखूं मैं, उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि इसी को लिखा है x is a natural number, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सिंबल्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सो फर्स्ट सिंबल जो आपका आता है वो आता है बिलोंग, बिलोंग्स। जैसे सबसे पहले आपको समझाया था कि कोई एलिमेंट आया तो मुझे चेक करना है कि वो इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो वही बिलोंग वर्ड क्योंकि सेट में यूज होता ही रहेगा, इसलिए उसके लिए एक सिंबल बना दिया गया है, सिंबल एप्सिलॉन, जो हमारे मैथमेटिकल टर्म में बिलोंग्स टू सेट चैप्टर में बिलोंग्स टू का काम करता है। अब मुझे बोलना है कि x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर यानी कि x नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो आई कैन राइट दिस एज, इतना भी लिख सकती हूँ, तभी काम होगा। और कैसे लिखा जा सकता है? एक मैं और कंडीशन डालना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी d इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बस इतना। और जब मैं इसको फाइनाइट बना दूंगी तब क्या होगा? अभी भी वो नेचुरल नंबर तो है, 1 से लेके 5 नेचुरल नंबर ही है, तो वो अभी भी बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर में। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इट इज एन इनफाइनाइट सेट, इसमें एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने इसको रिस्ट्रेन कर दिया है, मैंने कहीं पे इसको रोक दिया है, तो वही कंडीशन कहाँ पे रोका है वो भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। क्या इसका मतलब ये नहीं निकल रहा? So D is the set of all those x for general element x। वो वाला x क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? वो एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 so on, कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली वो 6 से कम है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये लिखना और ये लिखना सेम है, यही इसकी रोस्टर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिल्डर। Now let's learn the types of sets। सबसे पहले आता है null set, वेरी इंपॉर्टेंट। null set, empty set, ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, और phi से ये डिनोट किया जाता है, यानी कि the symbol phi, this denotes a null set। null set का मतलब हुआ no elements, null set बोल दीजिए, या एम्प्टी सेट भी इसको बोला जाता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इन ब्रैकेट्स को इस तरीके से लिख के अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस पूरे सेटअप को हम क्या बोल सकते हैं? दैट फाइल लिख सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो पहला हमारे पास हो गया नल सेट, सेकंड हो गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब हुआ, सिंगलटन वर्ड बना है सिंगल से, तो सिंगल का मतलब हुआ जस्ट वन। अगर किसी में भी सिर्फ एक एलिमेंट है, इफ दिस सेट A is having only one element A, this is the single case। सिंगल जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट, ठीक है। ये दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट आ गए। थर्ड है फाइनाइट सेट, ये भी हमने
इनफाइनाइटली वो नहीं चलेगा। लास्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सब हमने सबसे पहले मैथमेटिकल टर्म्स में किया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल्स। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब है उस सेट में कितने एलिमेंट्स लाई करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एन। एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। अगर किसी में 5 एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज number of elements is denoted by the word is cardinality and it denotes the number of elements lying in that set. एक और आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब है ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे हमने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 थे, तो अगर कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है और बी सेट है जिसमें ए बी सी डी ई। नाउ बिकॉज द cardinality of both the set is 5, number of elements lying in these two sets are 5, so A is known and A is said to be the equivalent of B, and one is equal। तो equal और equivalent में आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। इक्वल सेट्स का मतलब है एग्जैक्टली सेम, यानी कार्डिनलिटी भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम, एलिमेंट्स दूसरे नहीं होने चाहिए। तो अगर A is ABC, then I have B is also ABC। और you can say ये भी हो सकता है कि A B B C, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही रिपीट होगा तो हमको डिस्टिंक्ट ही लिखने पड़ेंगे, वो वापस यही बन जाएगा। सो A is equal to B। इक्वालिटी ऑफ द टू सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे काम भी आएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा व्हाट आर सेट। एक्चुअल में सेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेकंड हम लोगों ने देखा नोटेशन, हाउ टू डिनोट इट। कैपिटल्स यूज करे जाते हैं सेट को दिखाने के लिए और स्मॉल लेटर यूज करे जाते हैं उसके एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। थर्ड हमारे पास आया रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेट, यानी कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्सप्लिसिट होते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उन्हीं की वही कंडीशन लिखी जाती है। देन फोर्थ इज योर टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में वी हैव सिंगलटन सेट, नल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देन वी हैव कार्डिनलिटी, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज इट्स कार्डिनलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट में हमारे पास चीजें हुई कि एलिमेंट्स सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। और इक्वल में देयर टू कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।